नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल, जिसकी समय सीमा है 1700 से 1900 ईस्वी तक। उसमें सबसे पहले रीतिकाल का सीमांकन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय उसे प्रवृत्तियों के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया है और उनके प्रवृत्ति विद्वानों ने उनके इस विभाजन की काल सीमाओं को अविकल रूप में ग्रहण भी कर लिया है। लेकिन उनका सबसे बड़ा दोष यही है कि वे इस संबंध में उदार नहीं हो पाए और निश्चित संवत से प्रवृत्ति विशेष का आरंभ और निश्चित संवत पर उसका अंत निर्धारित कर बैठे हैं। तो जिस युग में रीति निरूपण या रीति प्रभावित ग्रंथों के निर्माण की प्रचुरता रही, उसको रीतिकाल संज्ञा देते हुए उसका समय भी उन्होंने 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक निश्चित किया। पर इन निश्चित संवतों को स्वीकार करने में सबसे बड़ी आपत्ति यह होती है कि उन रीति कवियों के कतिपय ग्रंथ इनके आगे पीछे रचे जाने के कारण रीतिकाल की परिधि में नहीं आ पाते हैं, जिन्हें वे स्वयं ही इस युग में परिगणित कर चुके हैं। उदाहरण के लिए चिंतामणि कृत रसविलास, और मतीराम कृत रसराज 1643 ईस्वी से लगभग 10 वर्ष पूर्व की हैं, और ग्वाल कवि की रसरंग, ये रचनाएं 1843 ईस्वी से लगभग 10-15 वर्ष बाद की ठहरती हैं। इनके अलावा कुछ कवि ऐसे भी हैं जिनका जन्म भक्ति काल में हुआ और उनकी रचनाएं रीतिकाल में लिखी गई, और उनका जन्म रीतिकाल में हुआ और रचनाएं भी इसकी समाप्ति के 10-20 वर्ष बाद तक वे करते रहे। तो इसलिए रीतिकाल की सीमाएं हमें सामान्य रूप से 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक मान लेनी चाहिए। तो इस काल के आदि और अंत के दोनों ओर लगभग 20-20 वर्ष का समय छोड़ा गया है, और उसे यदि इसकी प्रस्तावना के नाम से अभिहित किया जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं होगी। इस कारण इससे काल विषयक सीमा बंधन के परिणाम स्वरूप एक ही परंपरा के ग्रंथों को इस प्रकार की रचनाओं के वर्ग से अलग किया जा सकेगा। फिर है रीतिकाल की परिस्थितियां। भाषा साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योगदान रहता है, क्योंकि युगीन वातावरण राजनीति, समाज, संस्कृति, साहित्य और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। इसलिए युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था का ज्ञान होना अपने आप में आवश्यक हो जाता है। रीतिकालीन साहित्य के अध्ययन के प्रसंग में ये आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है कि इस साहित्य के निर्माण की 200-250 वर्ष की दीर्घ अवधि में देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था में अनेक उतार चढ़ाव आए, और वर्ग विशेष की रुचि के द्वारा निर्मित होने के कारण साहित्य और कला ने उसे विशिष्ट दिशा प्रदान की। अब सबसे पहले है राजनीतिक अवस्था। राजनीतिक दृष्टि से ये काल मुगलों के शासन के
वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद जो हास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव जो था अपनी चरम सीमा पर था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्य का जो विस्तार किया था और शाहजहां ने उसकी वृद्धि इतनी की कि उत्तर भारत के अलावा दक्षिण में भी बीजापुर, गोलकुंडा राज्य और उत्तर पश्चिम में सिंध के लहरी बंदरगाह से लेकर के आसाम में सिलहट और अफगान प्रदेश के बिस्त के किले से लेकर के दक्षिण के औसा तक एक छत्र साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। राजपूतों ने विश्वास पात्र और स्वामी भक्त सेवक होकर के दिल्ली शासन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। देश में सामान्य रूप से शांति थी। राजकोष भरा पूरा था। ताजमहल और मयूर सिंहासन का भी निर्माण हो चुका था। लेकिन उसके बाद शाहजहां के बीमार होने और उसकी मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण 1658 में उनके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया और वैभवशाली साम्राज्य जो था पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो उनका जो बड़ा बेटा था दारा शिको अपनी धार्मिक सहिष्णुता और उदारता के लिए जितना लोकप्रिय था, उससे छोटा औरंगजेब अपनी धार्मिक असहिष्णुता और क्रूरता के कारण उतना ही अप्रिय रहा। तो दारा की हत्या करके औरंगजेब ने जो ही शासन की बागडोर संभाली, त्यों ही जागीरदारों, राजाओं, हिंदुओं के धार्मिक उपद्रव आरंभ हो गए। उसका परिणाम यह हुआ कि उसके शासनकाल का अधिकांश इन उपद्रवों के दमन में ही व्यतीत हुआ। वह शासन को सशक्त और इतने विस्तृत साम्राज्य को सुगठित नहीं कर पाया, क्योंकि वह अहमवादी था और उसमें हुक्म का उल्लंघन अपराध होता था। इसलिए उसके पुत्रों में से किसी के अंदर प्रतिभा और व्यक्तित्व का ऐसा विकास नहीं हो पाया और वह फिर से हिंदुओं में विश्वास उत्पन्न कर साम्राज्य को एक सूत्र में बांधता। औरंगजेब के बाद 1707 में उसके पुत्रों के बीच संघर्ष हुआ और उसका द्वितीय पुत्र शाह आलम प्रथम, जिसका नाम मुअज्जम भी था, वह गद्दी पर बैठा। हालांकि वह कुछ उदार था, पर अधिक समय तक वो भी जीवित नहीं रह पाया। उसके बाद 1712 में इस साम्राज्य का अंत हो गया। लगभग 50 वर्ष तक शासन एक प्रकार से स्थिर नहीं हो पाया। राजगद्दी पर अल्पकाल के लिए ही लोग आते रहे, जो कुछ समय के लिए आए, फिर विलास में मग्न रहने के कारण राज्य की देखभाल नहीं कर पाए। उसका परिणाम क्या हुआ कि अव्यवस्था और अशांति इतनी बढ़ गई कि छोटे छोटे जागीरदार भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर बैठे और धीरे धीरे केंद्र की पकड़ इतनी ढीली हो गई कि साम्राज्य अब दिल्ली और आगरा के क्षेत्र तक ही सीमित रह गया था। इस बीच 1738 में किसका आक्रमण हुआ? नादिर शाह का। उसने इस शासन की नींव पूरी तरह से हिला डाली। जो कुछ शेष रह गया था उसकी कमी अहमद शाह अब्दाली ने 1761 ईस्वी में आक्रमण करके पूरी कर दी। और इधर विदेशी व्यापारी, विशेष रूप से जो अंग्रेज थे, उन्होंने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और अंदर ही अंदर शक्ति संपन्न बनने के लिए प्रयास करते रहे। 1803 तक आते आते वह इस अवस्था तक पहुंच गए कि लगभग पूरे उत्तर भारत तक उनका आधिपत्य हो गया। मुगल सम्राट नाम मात्र के लिए शासक रह गए थे और वास्तविक सत्ता जो थी वो किसके हाथ में चली गई? अंग्रेजों के हाथ में। 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी, उसने एक बार फिर से मुगलों को प्रतिष्ठित करना चाहा, लेकिन सब प्रयास करने में असफल रहे। इस प्रकार 200-250 वर्ष के विलास वैभवपूर्ण साम्राज्य का करुणापूर्ण अंत हुआ। यह बात तो रही केंद्रीय शासन की। और जहां तक प्रदेशों का प्रश्न है, रीति काव्य की रचना के क्षेत्रों में अवध,
राजस्थान और बुंदेलखंड। इनकी कथा भी ऐसी है। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य के समान ही करुणाजनक था। राजस्थान में भी विलास और बहुपत्नी प्रथा इतनी बढ़ गई कि औरंगजेब के बाद राजपुरुष जो थे कुचक्रों में, कुषड्यंत्रों में और आंतरिक कलह के शिकार होकर के पतन की ओर उन्मुख अव्यवस्थित मुगलों से अपने पुराने गौरव और राज्य को भी प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन इसमें बुंदेलखंड के जो बुंदेल थे उन्होंने अवश्य ही मराठों के साथ लाभ उठाने का प्रयास किया, पर वे भी राजपूतों के अहंकार और पारस्परिक विद्वेष के कारण पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य के समान ही हिंदू जो रजवाड़े थे और अवध के जो नवाब थे उनको अंतिम रूप से अपना कारुणिक अंत देखना पड़ा। तो यह थी रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां। अब हम देखते हैं सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक दृष्टि से भी इस काल को आदि से अंत तक पतन का ही युग कहा जा सकता है। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था और सामंतशाही के जितने भी दोष हुआ करते हैं उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव सामान्य जनता के जीवन पर पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु कौन था? बादशाह, और उसके अधीन थे मनसबदार और अमीर उमराव। इनके बाद ओहदे के अनुसार दूसरे कर्मचारी आते थे और सबका कर्तव्य कर्म अपने से ऊपर वालों को प्रसन्न करना था। नीचे वालों को ये मात्र संपत्ति समझते थे, उनका अस्तित्व केवल अपने लिए मानते थे। ऊपर से लेकर के नीचे तक शासकों का वर्ग था। शासित वर्ग में एक ओर तो श्रमजीवी और किसान थे और दूसरी ओर सेठ, साहूकार, दुकानदार और व्यापारी थे। तो शासक वर्ग की आय दोनों, मतलब श्रमजीवी जो कृषक हैं और सेठ साहूकार हैं, उनसे कर के रूप में प्राप्त होती थी, और सेठ साहूकार आदि किसानों और जो मजदूर हैं उनकी कमाई को विभिन्न प्रकार से अपना कर अपनी जीविका कमाते थे। तो इस प्रकार किसान और जो श्रमजीवी वर्ग है ये निम्न वर्ग सभी ओर से शोषित रहा। इन पर सेना के प्रयासों, युद्धों, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के कारण इस वर्ग की आय के एकमात्र साधन जो थी वो क्या था? कृषि। उसकी भी हानि होती रही। कभी अकाल पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, तो उनको इसका मुआवजा चुकाना पड़ता था। तो श्रमजीवी वर्ग को किसी न किसी की बेगार करनी पड़ती थी और उसके बदले मिलती थी उनको कोड़ों की मार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस युग में गरीबों की आर्थिक स्थिति जो थी अत्यंत शोचनीय थी और शासक और संपन्न वर्ग श्रम किए बिना ही संपन्न था। साधारण जनता की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति आदि का भी इसी काल में कोई मजबूत प्रबंध नहीं था। ऐसी शोचनीय अवस्था में भी यदि लोग भाग्यवादी या नैतिक मूल्यों से रहित थे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कार्य को सिद्ध करने के लिए ऋण लेना साधारण बात थी और विलासिता भी इसी कारण बढ़ गई थी। नारी को अपनी संपत्ति मान करके उस पर अत्याचार करते थे। इस प्रकार विलास में डूबे हुए ये लोग अपनी संतान की देखभाल तक नहीं कर पाते थे और शिक्षक ऐसा घटिया व्यक्ति बनते जा रहे थे जो काम कला की शिक्षा देकर के अपने कर्म की इतिश्री समझते थे और लड़कियों के शिक्षा का कोई भी उसमें व्यवस्था नहीं थी।
उनको घर की चार दीवारी में ही रहना पड़ता था। इस प्रकार रीतिकाल की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो भी राजनीतिक परिस्थितियों की तरह दयनीय थी। फिर है सामाजिक परिस्थितियां या नहीं सांस्कृतिक परिस्थितियां। या सांस्कृतिक अवस्था। सामाजिक अवस्था के समान इस युग में भी देश की सांस्कृतिक अवस्था भी शोचनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारतावादी नीति और संतों और सूफियों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू और इस्लाम संस्कृतियों के निकट आने का जो उपक्रम हुआ था वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण एक प्रकार से समाप्त होता चला गया। लेकिन धार्मिक आस्थाओं का दृढ़तापूर्वक पालन भी इनके लिए एक प्रकार से कठिन हो गया था। हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिन वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव था, उनके जो पीठाधीश लोभ वंश राजाओं और श्रीमानों को गुरु दीक्षा देते थे, उसका परिणाम क्या हुआ कि उनका संबंध तत्व चिंतन से छूट करके भौतिकता के साथ हो गया था। मंदिरों में भी अब ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी। यह स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि हिंदू अपने आराध्य रामकृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करने लगे थे, उनकी लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगति खोजने लगे थे। अहिंदी प्रांतों में यद्यपि ऐसे संतों का प्रभाव था जो इस धारा में अब भी दूर थे, किंतु उनका प्रभाव हिंदी प्रांतों तक नहीं आ पाया। दूसरी तरफ इस्लाम धर्म पर भी रूढ़िवादिता का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाने के कारण वह जीवन की वास्तविकता से हट गया था। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर पड़ गए थे। केवल ब्रह्मचारण ही धर्म पालन रह गया था। ऐसी दशा में धर्म के साथ नैतिकता का जो संबंध जुड़ा हुआ था, उससे संपन्न वर्ग एकदम दूर हो गया था और उसे विलासिता के लिए खुली छूट मिल गई थी। हिंदू मंदिरों और मुसलमान पीरों के तकिए पर जाकर मनोरथ सिद्ध करने लगे थे। जनता के इस अंधविश्वास का अनुचित लाभ पुजारी और मुल्ला उठाते थे और वे धर्म के स्थान पर भ्रष्टाचार और पापाचार के केंद्र बन गए थे। यह भी ठीक है कि इस युग में पुरानी परंपराओं के सूफी और जो संत हैं अब भी विद्यमान थे, पर किसी में भी कबीर, गुरु नानक और जायसी जैसा व्यक्तित्व और प्रतिभा नहीं थी जो सामान्य जनता को प्रभावित कर सकती। ये लोग पूर्ववर्तियों की वाणी के मात्र प्रचारक थे और प्रचारकों का जैसा प्रभाव पड़ सकता है वैसा ही इनके ऊपर इनका प्रभाव रहा। कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में असमर्थ थे। और उधर रामलीलाओं और रामचरितमानस के पाठ का प्रभाव मनोविनोद तक ही सीमित रह गया था। इसके नैतिक प्रभाव की कल्पना असंभव रह गई थी। इस प्रकार आज की क्लास में हमने पढ़ा रीतिकाल का सीमांकन, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1700 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक रहा। उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां रीतिकाल की, सामाजिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक परिस्थितियां। सांस्कृतिक परिस्थितियों या जो सांस्कृतिक अवस्था है उसमें भी धार्मिक अपने अपने मतों का प्रचार करना, अलग अलग धर्मों के अनुयायी अपने अपने धर्मों के प्रचार के लिए प्रचार करते थे, अपने धर्म की स्थापना करने के लिए।